इतिहास खुद बताता है, इंसान हमेशा से ही उन सभ्यताओं की कहानियों में खोया रहा है जो अब कहीं खो गई हैं। ये कहानियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली आ रही हैं, जो हमें उन महान राज्यों के बारे में बताती हैं जो समुद्र में समा गए या फिर समय के साथ रेत में दब गए। ये कहानियां हमें उस ज्ञान की एक झलक दिखाती हैं जो कभी बहुत उन्नत था, लेकिन अब भुला दिया गया है। ऐसी ही दो मशहूर कहानियां हैं अटलांटिस और लेमुरिया की। रहस्य से भरी ये सभ्यताएं आज भी लोगों को अपनी ओर खींचती हैं और उन्हें नई सोच के लिए प्रेरित करती हैं। ये कहानियां हमारे अतीत के बारे में सोचने के तरीके को चुनौती देती हैं और हमें इंसानों के असली इतिहास के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। अक्सर लोग इन कहानियों को सिर्फ कहानियां मानकर खारिज कर देते हैं, लेकिन हो सकता है कि इनमें कुछ सच्चाई भी छुपी हो। क्या हो सकता है कि बहुत पहले हमसे भी कहीं ज्यादा उन्नत सभ्यताएं रही हों? यह सोच भी कमाल की है और साथ ही थोड़ी डराने वाली भी। यह हमें याद दिलाता है कि इतिहास के बारे में हम जो जानते हैं उसकी भी एक सीमा है और हो सकता है कि बहुत सारा ज्ञान हमसे छुपा हुआ हो। खोई हुई सभ्यताएं हमें अपनी तरफ सिर्फ अपनी चमक दमक से नहीं, बल्कि अपने अंत से भी आकर्षित करती हैं। आखिर उनका अंत कैसे हुआ? क्या यह कोई प्राकृतिक आपदा थी, आपसी लड़ाई थी, या कुछ और रहस्यमय? अगर हम इन सवालों के जवाब ढूंढ पाएं, तो शायद हम अपनी सभ्यता को बचाने के लिए कुछ सीख सकें। इन कहानियों को जानने की कोशिश में हम एक तरह से अपने अतीत की गहराइयों में उतरते हैं और उन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करते हैं जो सदियों से दबे हुए हैं। खोई हुई सभ्यताओं की सभी कहानियों में अटलांटिस की कहानी सबसे मशहूर है। इसने सदियों से लोगों को अपनी ओर खींचा है। कई किताबें, फिल्में और यहां तक कि वैज्ञानिक अभियान भी इससे प्रेरित हुए हैं। यह सोचकर ही लोग हैरान रह जाते हैं कि एक समय में एक महान सभ्यता थी जो अब समुद्र में समा चुकी है। यह कहानी हमें ग्रीक दार्शनिक प्लेटो के लेखों से मिलती है। उनके संवाद, टिमाइस और क्रिटियास इस रहस्यमय जगह के बारे में जानकारी के मुख्य स्रोत हैं। प्लेटो ने इन लेखों में एक ऐसी कहानी बुनी है जो मिथक, इतिहास और दर्शन को आपस में जोड़ती है। प्लेटो ने अटलांटिस को एक द्वीपीय राष्ट्र बताया था जो हरक्यूलिस के स्तंभों के पार स्थित था। माना जाता है कि यह जगह जिब्राल्टर जलडमरू मध्य है। दुनिया के किनारे पर होने की वजह से अटलांटिस और भी रहस्यमय और आकर्षक बन गया, जिसने खोजकर्ताओं और इतिहासकारों को अपनी ओर खींचा। उनके मुताबिक अटलांटिस के पास बहुत उन्नत तकनीक और एक सुव्यवस्थित सामाजिक व्यवस्था थी। कहा जाता है कि उन्होंने ऐसे आविष्कार किए जो उस समय के हिसाब से बहुत आगे थे, जिसमें उन्होंने धरती और समुद्र की शक्ति का इस्तेमाल किया था। वे एक शक्तिशाली समुद्री साम्राज्य थे और उनका प्रभाव पूरी दुनिया में फैला हुआ था। उनके जहाज दूर दूर तक व्यापार करते थे और नई जगहों पर कब्जा करते थे, और उनकी नौसेना की ताकत और कुशलता का कोई मुकाबला नहीं था। कहा जाता है कि अटलांटिस एक ऐसी जगह थी जहां बहुत कुछ था, जहां प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में थे और नजारे देखने लायक थे। उपजाऊ जमीन, हरे भरे जंगल और बहुत सारे खनिजों ने इसे धरती पर स्वर्ग बना दिया था। एक ऐसी जगह जहां कभी किसी चीज की कमी नहीं थी। इसके लोग वास्तुकला, इंजीनियरिंग और कला में माहिर थे। उन्होंने भव्य इमारतें, जटिल नहरें और कला के अद्भुत नमूने बनाए जो उनके ज्ञान और सुंदरता की समझ को दर्शाते थे। उनकी राजधानी शहर को बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था, जिसमें जमीन और पानी के रास्ते गोल आकार में बने हुए थे। यह डिजाइन न सिर्फ उनके इंजीनियरिंग कौशल को दिखाता था, बल्कि व्यापार और सुरक्षा को भी आसान बनाता था, जिससे शहर सुंदर और व्यवस्थित दोनों था। शहर के बीचों बीच समुद्र के देवता पोसिडॉन का एक भव्य मंदिर था। यह मंदिर देवताओं के प्रति उनके सम्मान और समुद्र से उनके जुड़ाव को दिखाता था। प्लेटो ने बताया कि अटलांटिस के लोग कम से कम शुरुआत में बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक थे। कहा जाता है कि उनके नेता निष्पक्षता और बुद्धिमत्ता से शासन करते थे, जिससे उनके लोगों को शांति और समृद्धि मिलती थी। लेकिन उनकी समृद्धि ही उनके पतन का कारण बनी। जैसे जैसे उनका धन और शक्ति बढ़ती गई, वैसे वैसे उनका अहंकार और खुद को अजेय मानने का भाव भी बढ़ता गया। समय के साथ अटलांटिस के लोग लालची और महत्वाकांक्षी हो गए। वे और जमीन और संसाधनों के पीछे भागने लगे, जिससे वे गलत रास्ते पर चल पड़े और भ्रष्टाचार फैल गया। उन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए युद्ध करना शुरू कर दिया और अपने पड़ोसियों पर हमला कर दिया। उनका मकसद अब सिर्फ दूसरों पर राज करना रह गया था। सत्ता के लालच ने उनके समाज को बर्बाद कर दिया और वे उन अच्छे गुणों को भूल गए जो उन्हें महान बनाते थे।
लालच और अत्याचार ने न्याय, ज्ञान और सद्भाव को खत्म कर दिया। देवता उनके अहंकार से नाराज हो गए और उन्होंने अटलांटिस को तबाह करने का फैसला किया। दैवीय प्रकोप बहुत ही भयानक था और उसने लोगों को यह याद दिला दिया कि घमंड का क्या नतीजा होता है। भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और बाढ़ ने अटलांटिस को तबाह कर दिया। एक ही दिन और रात में वह महान द्वीप समुद्र में समा गया। शक्तिशाली सभ्यता एक किंवदंती बनकर रह गई। सदियों से लोग प्लेटो की अटलांटिस की कहानी के बारे में सोचते रहे हैं, लेकिन यह साफ नहीं है कि यह एक सच्ची घटना थी या फिर एक कहानी। इसने विद्वानों, इतिहासकारों और उत्साही लोगों के बीच कई बहसें छेड़ दी हैं, जिनमें से हर कोई इस खोई हुई दुनिया के रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। यह हमें याद दिलाता है कि हद से ज्यादा महत्वाकांक्षा खतरनाक हो सकती है और शक्ति हमेशा के लिए नहीं रहती। अटलांटिस की कहानी सिर्फ एक खोई हुई सभ्यता की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि घमंड कितना बुरा होता है और नैतिकता का पालन करना कितना जरूरी है। यह कहानी आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है और बहुत से लोग असल दुनिया में अटलांटिस के होने के सबूत खोज रहे हैं। चाहे यह एक सच्ची कहानी हो या फिर एक प्रेरणादायक कहानी, अटलांटिस की कहानी लोगों को अपनी ओर खींचती है और हमें याद दिलाती है कि महानता और पतन के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन होता है। हालांकि अक्सर अटलांटिस को एक ऐसी सभ्यता के रूप में दिखाया जाता है जो तकनीकी रूप से उन्नत थी, लेकिन नैतिक रूप से कमजोर थी। लेकिन यह अकेली पौराणिक जगह नहीं है जिसने पूरे इतिहास में लोगों को अपनी ओर खींचा है। लेमुरिया, एक और प्रसिद्ध महाद्वीप, को आमतौर पर एक ऐसी जगह के रूप में दर्शाया गया है जहां लोग आध्यात्मिक और एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे, जो अटलांटिस की कहानियों से बिल्कुल अलग है। अक्सर इसे म्यू भी कहा जाता है और माना जाता है कि लेमुरिया प्रशांत महासागर में स्थित था, जो आज के ऑस्ट्रेलिया से लेकर ईस्टर द्वीप तक फैला हुआ था। इस काल्पनिक जगह ने विद्वानों, रहस्यवादियों और खोजकर्ताओं को समान रूप से चकित किया है। अटलांटिस की कहानी हमें प्लेटो के लेखों से मिलती है, लेकिन लेमुरिया की कहानी भूविज्ञान, पौराणिक कथाओं और गूढ़ परंपराओं के मिश्रण से बनी है। 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने अलग अलग महाद्वीपों में कुछ खास तरह के पौधे और जानवरों को देखकर अनुमान लगाया कि एक समय में एक जमीन रही होगी जो इन महाद्वीपों को जोड़ती थी। इसी से लेमुरिया का विचार सामने आया। लेमुरिया को अक्सर एक खोए हुए स्वर्ग के रूप में वर्णित किया जाता है, जहां शांति और ज्ञान का वास था। कहा जाता है कि यह एक ऐसी जगह थी जहां प्रकृति और इंसान एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे। कहा जाता है कि यहाँ के लोगों का प्रकृति और आध्यात्मिक ज्ञान से गहरा नाता था। माना जाता था कि वे बहुत ही विकसित लोग थे जो प्रेम, करुणा और एकता के साथ एक दूसरे और धरती के साथ सद्भाव में रहते थे। ये लेमुरियन न सिर्फ अपनी आध्यात्मिक प्रथाओं में बल्कि अपने सामाजिक जीवन में भी उन्नत थे। उन्होंने ऐसे समुदाय बनाए जो सहयोग और एक दूसरे की मदद करने पर आधारित थे, यह दिखाते हुए कि एक सच्चा और सामंजस्यपूर्ण समाज कैसा हो सकता है। लेमुरियन समाज एक दूसरे की मदद करने, करुणा और सभी जीवों के प्रति सम्मान पर आधारित था। उनका जीवन जीने का तरीका यह दिखाता था कि इंसान युद्ध और तकनीक से नहीं, बल्कि समझ और भाईचारे से महान बन सकता है। लेमुरिया की मान्यताओं के अनुसार यह महाद्वीप प्राकृतिक आपदाओं और धीरे धीरे डूबने की वजह से खत्म हो गया। हालांकि इसका अंत अटलांटिस की तरह अचानक या विनाशकारी नहीं था। अटलांटिस की तरह अचानक खत्म होने के बजाय लेमुरिया का अंत धीरे धीरे हुआ, जिससे वहां के लोगों को दुनिया के दूसरे हिस्सों में जाने का समय मिल गया। माना जाता है कि वे अपने साथ अपने ज्ञान और आध्यात्मिक शिक्षाओं को भी ले गए। ऐसा माना जाता है कि लेमुरियन अपने साथ अपना ज्ञान और आध्यात्मिक शिक्षाएं लेकर गए, जिससे बाद की सभ्यताओं को सीखने का मौका मिला। उनकी विरासत उन प्राचीन संस्कृतियों में देखी जा सकती है जो प्रकृति के साथ सामंजस्य और आध्यात्मिक विकास पर जोर देती है। भले ही लेमुरिया की कहानी अटलांटिस जितनी मशहूर नहीं है, लेकिन यह उन लोगों को बहुत पसंद आती है जो इंसानों के अतीत के आध्यात्मिक पहलू को समझना चाहते हैं। यह हमें एक ऐसी दुनिया की झलक दिखाता है जहां लोग प्रकृति और एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे। यह उस समय की बात करता है जब लोग प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे और उनका ईश्वर से गहरा संबंध था। आज बहुत से लोग अपने जीवन में उस रिश्ते को फिर से खोजना चाहते हैं। इसीलिए लेमुरिया की तलाश सिर्फ एक खोए हुए महाद्वीप की तलाश नहीं है, बल्कि खुद को जानने की यात्रा है। एक ऐसी यात्रा
जो हमें जीवन के एक बेहतर और आध्यात्मिक रूप से जागरूक अवस्था में ले जा सके। यह हमें खुद के अंदर झांकने और उस आध्यात्मिक ज्ञान को फिर से खोजने के लिए कहता है जो भले ही खो गया हो, लेकिन वास्तव में कभी गया नहीं। 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने देखा कि अलग अलग महाद्वीपों में एक जैसे पौधे और जानवर पाए जाते हैं जो अब एक दूसरे से बहुत दूर हैं। इसी वजह से उन्हें लगा कि शायद एक समय में एक जमीन रही होगी जो इन महाद्वीपों को जोड़ती थी, और इस तरह लेमुरिया का विचार सामने आया। ये वैज्ञानिक यह देखकर हैरान थे कि भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका जैसे दूर दराज के इलाकों में एक जैसे पौधे और जानवर कैसे पाए जाते हैं। उन्होंने इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश की और उन्हें लगा कि शायद एक समय में इन जगहों को जोड़ने वाली कोई जमीन रही होगी। उनका मानना था कि एक जमीन का पुल, यानी एक खोया हुआ महाद्वीप, इन इलाकों को आपस में जोड़ता था। इस काल्पनिक महाद्वीप का नाम लेमुरिया रखा गया, जो लीमर नामक जानवर के नाम पर पड़ा। लीमर भारत और मेडागास्कर दोनों जगह पाए जाते हैं और माना जाता है कि वे इसी प्राचीन जमीन के पुल से होकर एक जगह से दूसरी जगह गए थे। हालांकि यह वैज्ञानिक विचार जल्द ही रहस्यमय व्याख्याओं में बदल गया। जैसे जैसे वैज्ञानिक प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत को मानने लगे, जिसने प्रजातियों के वितरण के बारे में एक और स्पष्टीकरण दिया, लेमुरिया का विचार वैज्ञानिक चर्चा से गायब होने लगा। मैडम ब्लावात्स्की, जो थियोसॉफिकल आंदोलन की एक महत्वपूर्ण हस्ती थीं, ने लेमुरिया को एक आध्यात्मिक मातृभूमि के रूप में प्रस्तुत किया। वे एक रहस्यवादी और दार्शनिक थीं और उनका मानना था कि हमारी सभ्यता से पहले भी प्राचीन और आध्यात्मिक रूप से उन्नत सभ्यताएं मौजूद थीं। उन्होंने लेमुरियन को आध्यात्मिक रूप से विकसित और असाधारण मानसिक क्षमताओं वाले लोगों के रूप में वर्णित किया। ब्लावात्स्की के अनुसार ये लोग न सिर्फ दिखने में अलग थे, बल्कि उनका आध्यात्मिक दुनिया से भी गहरा नाता था। उनका दावा था कि लेमुरियन सभ्यता अटलांटिस से भी पुरानी और आध्यात्मिक रूप से कहीं अधिक उन्नत थी। कहा जाता है कि लेमुरियन प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे और उनके पास ऐसा ज्ञान था जो अब खो चुका है। ब्लावात्स्की ने लेमुरिया के बारे में जो कुछ भी लिखा, वह प्राचीन पूर्वी ग्रंथों, गूढ़ परंपराओं, कहानियों, दर्शन और अध्यात्मवाद पर आधारित था। उन्होंने हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और दूसरी आध्यात्मिक परंपराओं से मिलती जुलती बातें बताईं और एक आदर्श समाज की तस्वीर पेश की जो कभी अस्तित्व में था। थियोसॉफिस्ट मानते हैं कि लेमुरिया का अंत वहां के लोगों के आध्यात्मिक पतन के कारण हुआ। जैसे जैसे वे भौतिकवादी चीजों में उलझते गए और आध्यात्मिकता को भूलते गए, उनका समाज बिखरने लगा। जैसे जैसे वे ईश्वर से दूर होते गए, वे लालची और झगड़ालू होते गए। इस आंतरिक कलह और आध्यात्मिकता की कमी के कारण उनका अंत हो गया। इस आध्यात्मिक पतन की वजह से लेमुरिया महाद्वीप समुद्र में डूब गया, जिसके पीछे सिर्फ कहानियां और किंवदंतियां रह गईं। हालांकि लेमुरिया का अंत दुखद था, लेकिन इसकी विरासत बची रही और इसका ज्ञान उन लोगों के माध्यम से आगे बढ़ता रहा जो दुनिया के दूसरे हिस्सों में चले गए थे। माना जाता है कि ये लोग अपनी खोई हुई मातृभूमि की आध्यात्मिक शिक्षाओं को अपने साथ ले गए थे। हालांकि आज के ज्यादातर वैज्ञानिक लेमुरिया के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, लेकिन इसकी कहानी न्यू एज और गूढ़ लोगों को आज भी आकर्षित करती है। कई लोगों के लिए लेमुरिया आध्यात्मिक पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है, जिसकी चाहत हर इंसान को होनी चाहिए। यह एक खोए हुए स्वर्ग की याद दिलाता है और हमें बताता है कि इंसान आध्यात्मिक रूप से कितना उन्नत हो सकता है और किस तरह शांति से रह सकता है।